नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें समांतर माध्य के संबंध में यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम समांतर माध्य की गणना एकखंडित श्रेणी में किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। एकखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की गणना। हम जानते हैं कि एकखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज में जो मूल्य हैं वह वर्गांतर के रूप में होते हैं, यानी क्लासेज के रूप में होते हैं। अतः इस श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उन वर्गांतरों के मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू ज्ञात करने पड़ेंगे। उसके बाद यह श्रेणी खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब हम वर्गांतरों के मध्य मूल्य या मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो जो आवृत्तियां हैं वो केवल एक विशेष मूल्य के लिए ही होती हैं, जो खंडित श्रेणी की तरह ही ये श्रेणी बन जाती है। अतः शेष जो क्रिया है, शेष जो गणना विधि है वह खंडित श्रेणी वाली ही यहाँ पर लागू होगी। तो एकखंडित श्रेणी में किस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे ये हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है। निम्न बंटन से समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति द्वारा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो खंडित श्रेणी है उसमें समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड और दूसरी रीति है लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। तो ये जो उदाहरण है, ये इलस्ट्रेशन है, इसमें प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है और जो पदमूल्य है या मूल्य है वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे इनकम इन रुपीज़ में दी हुई है और उसमें साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो जो इनकम इन रुपीज़ है वह है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180। इस प्रकार से ये वर्गांतर दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियां दी हुई हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन या मीन को, तो सबसे पहले हम इन वर्गांतरों के मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे, जैसा कि सॉल्यूशन में यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए कि सबसे पहले हमने जो श्रेणी है यानी जो वर्गांतरों को सबसे पहले लिखा गया है श्रेणी के, इनकम वही 100 से 110, 110 से 120, इस तरह से सभी वर्गांतरों को लिख लिया गया। इसके बाद इन वर्गांतरों के मिड वैल्यूज निकाले गए हैं। मिड वैल्यूज कैसे ज्ञात होते हैं? प्रत्येक वर्ग या वर्गांतर के दोनों सीमाओं को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी दोनों सीमाओं का जो एवरेज है वह उसका मिड वैल्यू यानी मध्य मूल्य कहलाता है। जैसे पहला वर्ग है 100 से 110, तो वर्ग की दोनों सीमाएं, जो निचली सीमा 100 है और ऊपरी सीमा 110 है, दोनों को जोड़ने पर जो योग आएगा वो आएगा 210 और 210 में हम 2 से भाग देंगे तो जो मध्य मूल्य प्राप्त होगा वो 105 होगा। इस प्रकार से हम आगे सभी वर्गांतरों के मध्य मूल्य ज्ञात करते चले जाएंगे, यानी जो वर्ग है या वर्गांतर उसकी दोनों सीमाओं को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देंगे तो वह उस वर्ग का मध्य मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्गांतर है उनमें क्लास इंटरवल है यानी आई है वो समान है, यानी सब में जो अंतर है वर्ग की दोनों सीमाओं का जो अंतर है वह 10 है। अतः जो मध्य मूल्य उनमें भी ये अंतर 10 ही रहेगा। तो आप देखिए, जैसे प्रथम मध्य मूल्य 105 आया तो उसके बाद में अगला मध्य मूल्य 115 ही होगा, उसके बाद अगला 125, इसके बाद अगला 135। इस तरह से हम ये मध्य मूल्य ज्ञात करके रख लेंगे और साथ में इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी रखी गई है। अब हम जब डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे,
एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो अब यहाँ पे मिड वैल्यूज को हमने एक्स का नाम दिया है क्योंकि मूल्य वही है, उन्हीं का यूज करना है। और फ्रीक्वेंसी इनकी जो संबंधित फ्रीक्वेंसी है वो लिखी गई है। तो एक्स और एफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणनफल है वो एफ एक्स हमें प्राप्त होगा। तो देखिए जैसे एक्स 105 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 105 को 4 से गुणा किया गया तो 420 प्राप्त हुआ। इसके बाद जो अगला मध्य मूल्य है वो 115 है, 115 को 16 से गुणा किया तो 1840 प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम सभी मध्य मूल्य यानी एक्स को एफ से गुणा कर देंगे और गुणनफल है वो आगे एफ एक्स के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हम इन सभी गुणनफलों का योग सिग्मा एफ एक्स करेंगे, वो आएगा 36,465। और इधर हम सभी आवृत्तियों का योग कर लेंगे जो एन का मूल्य बताएंगी। तो सिग्मा एफ यानी इस आवृत्तियों का योग है वो एन के बराबर होता है। तो ये इनका योग किया तो ये आया 255। अब जो प्रत्यक्ष रीति है उसमें फॉर्मूला है समांतर माध्य ज्ञात करने का, वह क्या होगा खंडित श्रेणी में, वो होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स लिखा हमने 36,465 और एन है 255। तो 36,465 में 255 से भाग दिया तो ये आएगा 143, यानी जो इनकम है जो दे रखी है उसका जो एवरेज है यानी जो समांतर माध्य है वो 143 रुपये आता है। अब इसी उदाहरण के जो समंक है या आंकड़े हैं उनको लेते हुए हम इसे अप्रत्यक्ष रीति यानी शॉर्टकट मेथड या लघु रीति द्वारा भी हल करेंगे। लघु रीति में क्या करना होगा कि वही क्रिया हमें करनी है कि जो वर्गांतर उनके मध्य मूल्य ज्ञात करने हैं और फिर जो मध्य मूल्य है जिसे हम x के द्वारा संबोधित करते हैं, x में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य माना जाएगा जो लगभग इसके मध्य में हो ऐसा मूल्य। तो इसमें देखिए 105 से लेकर 175 तक ये मध्य मूल्य हैं, तो इनके मध्य में लगभग आता है 135। तो 135 को यहाँ पर ए माना गया है, एज्यूम्ड मीन माना गया है, कल्पित माध्य माना गया है। अब अगला कदम क्या होगा कि x में से a को घटाएंगे, यानी जो मूल्य हैं x है उनमें से एज्यूम्ड मीन को घटा दिया जाएगा। तो सभी जो x है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को यानी a को घटाते चले जाएंगे। तो देखिए 105 में से 135 घटाया तो जो dx यानी डेविएशन ऑफ x है, विचलन है, वो -30 आता है। जो विचलन है उन्हें हम dx के द्वारा संबोधित करेंगे। फिर 115 में से 135 घटाया तो -20 आएगा। फिर 125 में से 135 घटाया तो -10 आएगा। फिर 135 में से 135 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से हम सभी जो मिड वैल्यूज है x है उसमें से a को घटाते चले जाएंगे। इसके बाद जो अगला कदम है वह होगा कि इस dx को हम संबंधित आवृत्तियों से गुणा करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे। तो जैसे -30 है, इसे हम 4 से, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, इससे गुणा करेंगे तो -120 आएंगे। फिर -20 को 16 से करेंगे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है तो -320। फिर -10 को इसकी आवृत्ति है 36 से गुणा करेंगे तो 360। इस प्रकार से हम सभी आवृत्तियों को उनके dx से गुणा करके गुणनफल f dx की गणना करेंगे। इसके बाद इन सभी फलों का योग करेंगे यानी सिग्मा एफ डी एक्स की गणना करेंगे, यानी इनका योग करेंगे। तो योग करने पर यह आता है 2040। ये प्लस में आता है क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या इसमें है। तो इन दोनों के समायोजन से जो शुद्ध मूल्य हमें प्राप्त होता है योग के रूप में वह होता है 2040। तो सिग्मा एफ डी एक्स 2040 आएगा। इसके बाद जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य ज्ञात करने का वह है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। तो इसमें हम इस सभी मूल्य रखेंगे। तो ए हमने माना 135 को, तो एक ही जगह हम रखेंगे 135। फिर सिग्मा एफ डी एक्स है वो 2040 है तो 2040 लिखा और एन है 255। एन है वो सभी आवृत्तियों का योग होता है तो वह 255 है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो 2040 में हम भाग देंगे 255 का जो आएगा 8। तो 135 प्लस 8 हम रखेंगे और 135 में जब 8 जोड़ेंगे तो वो आएगा
43, तो ये 143 से समांतर माध्य आता है। तो चाहे प्रत्यक्ष रीति हो चाहे लघु रीति हो, यानी डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो, आंसर है वो दोनों में समान ही आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एकखंडी श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से होगी। कि एकखंडी श्रेणी में हमें पता है कि जो मूल्य है वो यानी समांक है वो वर्ग का अंतर के रूप में होते हैं। तो उन वर्गांतरों से हम मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं और उन्हें एक्स माना जाता है। इसके बाद आगे की जो सारी गणन प्रक्रिया है वो खंडित श्रेणी वाली ही लागू हो जाती है, क्योंकि एक खंडित श्रेणी है वो खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद। एक खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष और लघु रीति के अलावा एक और रीति पद विचलन रीति का प्रयोग भी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इस रीति का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्लास इंटरवल सभी वर्गांतरों में समान हो, यानी जो वर्ग की दोनों सीमाओं का अंतर है वह सभी वर्गांतरों में समान हो, जिसे हम आई के द्वारा संबोधित करते हैं, यानी क्लास इंटरवल इज इक्वल टू आई। तो अगर आई सभी में समान है, सभी वर्गों में समान है, तब इस रीति का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो विचलन हम लेते हैं, यानी विचलन कैसे ज्ञात होंगे, x में से a यानी एज्यूम्ड मीन को घटाने के बाद में जो अंतर आता है, जो विचलन आता है, उसे हम dx कहते हैं। तो सभी dx को i से भाग दे दिया जाएगा, जिससे dx है वो और भी छोटे मूल्य में बदल जाएंगे। यहाँ पर हमें सीधे भाग देने की आवश्यकता भी नहीं होती है, केवल कल्पित माध्य से छोटे मूल्यों की ओर क्रमानुसार हम -1, -2, -3 आदि और बड़े मूल्यों की ओर क्रम से +1, +2, +3 आदि लिख देते हैं। इस प्रकार ये जो dx है -1, -2, -3 और +1, +2, +3 आदि के रूप में, इन्हें इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं। यहाँ पर क्योंकि dx का मूल्य छोटा हो जाता है, अतः जो गणन क्रिया है वो सरल हो जाती है और उसे गणना करने में आसानी रहती है। तो जो पद विचलन रीति है यानी स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें किस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे, ये हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एकखंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक और रीति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है पद विचलन रीति, स्टेप डेविएशन मेथड। यह रीति कोई नई रीति नहीं है, बल्कि लघु रीति का ही एक सुधरा हुआ रूप है, शॉर्टकट मेथड का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इस रीति का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब श्रेणी के सभी वर्गांतरों में वर्ग विस्तार यानी क्लास इंटरवल, जिसे हम स्मॉल आई के द्वारा संबोधित करते हैं, समान हो। अगर वह किसी एक भी वर्ग में असमान है तो हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस रीति का प्रयोग करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह यह है कि जो वर्ग विस्तार है वह सभी वर्गों में समान हो। इस रीति की गणन क्रिया लघु रीति की तरह ही है, केवल जो dx हम ज्ञात करते हैं उन dx को यहाँ पर जो i है यानी क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, वर्ग विस्तार से भाग दे दिया जाता है, जिससे जो dx है वो छोटी संख्या में बदल जाते हैं और गणन क्रिया है वो आसान हो जाती है। इस रीति का जो फॉर्मूला है x बार ज्ञात करने का वो इस प्रकार से है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपोस्ट्रोफी x बटे n इंटू आई। यहाँ पर एफ डी अपोस्ट्रोफी x ये लिखा गया है, ये इसलिए है कि जो लघु रीति है और जो पद विचलन रीति है दोनों में अंतर हो सके। जब हम सिग्मा एफ डी अपोस्ट्रोफी x देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यह पद विचलन रीति का फॉर्मूला है और इसमें पद विचलन रीति का प्रयोग है वह किया गया है। इस रीति में किस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इसे समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं।
इलस्ट्रेशन है वो इस प्रकार से है, एक पब्लिक पोलिंग एजेंसी द्वारा 200 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया, माध्य की गणना कीजिए। इसमें जो दिया है आंकड़े या समंक हमें दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। एज इन ईयर्स जो 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29 और 10 से 19 है। और कैंडिडेट्स की संख्या दे रखी है जो इस प्रकार से है, 80 से 89 में 2 है, फिर 70 से 79 में 2 है, 60 से 69 में 6 है, 50 से 59 में 20 है, 40 से 49 में 56 है, 30 से 39 में 40 है और 20 से 29 में 42 है और 10 से 19 में 32 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए ये जो मध्य मूल्य है, ये जो श्रेणी है, इसके मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए मिड वैल्यू कैसे ज्ञात होगी। मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ के उसे 2 से भाग देंगे। तो ये जैसे 80 और 89 को जोड़ के फिर उसमें 2 से भाग दिया तो ये 84.5 आया। उसके बाद अगला जो मध्य मूल्य है वो 74.5 आया। क्योंकि अगर अखंड श्रेणी में सभी वर्गांतरों में आई है यानी क्लास इंटरवल है वह समान है, तो यहाँ पर जो मिड वैल्यूज है उसमें भी ये अंतर समान ही होगा। तो मिड वैल्यूज को हम x के द्वारा संबोधित करेंगे। तो ये इस प्रकार से मिड वैल्यू जाएंगे 84.5, 74.5, 64.5, 54.5, 44.5, 34.5, 24.5 और 14.5। साथ इनकी आवृत्तियां वो रख दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज जो कैंडिडेट की संख्या है वो इनकी आवृत्तियां हैं वो रख दी गई हैं। यहाँ पे जो ये श्रेणी है ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम में है। लेकिन जो समांतर माध्य है उसके अंतर्गत चाहे श्रेणी किसी भी प्रकार से रखी जाए, असेंडिंग रखी जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ये जो श्रेणी है ये समावेशी है यानी इंक्लूसिव इसका प्रकार है। तो समांतर माध्य में इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रेणी है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। लेकिन मध्यका में हमने देखा था कि अगर श्रेणी इंक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव में परिवर्तित करना पड़ता था। यहाँ यह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और श्रेणी चाहे क्रम से हो चाहे नहीं हो, इसका भी समांतर माध्य ज्ञात करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो x है यानी जो मिड वैल्यू जिन्हें x माना गया है उसमें से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानेंगे, एज्यूम्ड मीन मानेंगे। यहाँ पर इसमें 44.5 को कल्पित माध्य यानी a माना गया है। अब हम जो dx ज्ञात करेंगे तो इसमें dx भी ज्ञात करके बताया गया है और फिर उन्हें d' भी यहाँ पे ज्ञात करके बताया गया है कि उनको i से डिवाइड किया गया है। हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, हमें ये dx अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम डायरेक्ट जो 44.5 है इसका dx 0 रखा और फिर इससे अधिक जो मूल्य हैं उनमें क्रम से +1, +2, +3, +4 करते चले जाएंगे और जो नीचे वाले मूल्य, कम वाले मूल्य उनके लिए -1, -2, -3 हम रख देंगे। हमें इस तरह की डिवाइडेशन दिखाने की भी आवश्यकता इसमें नहीं है, लेकिन ये केवल समझाने के लिए बताया गया है कि जो dx आए तो वास्तविक dx है जैसे 84.5 में से हम 44.5 घटाएंगे तो जो dx आएगा वो 40 आएगा। फिर इस 40 को हम जो क्लास इंटरवल 10 है उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो पद विचलन रीति का जो dx है वो आएगा +4। इसी प्रकार जो दूसरा है 74.5 मूल्य है उसमें से हम 44.5 घटाएंगे तो जो dx है वास्तविक dx है वो 30 आएगा, लेकिन जो पद विचलन रीति के अंतर्गत जो dx है वह यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि इस 30 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया है, भाग दे दिया है। तो इस प्रकार से जो पद विचलन रीति है उसमें जो विचलन है, वास्तविक विचलन है, उनको i से भाग दे दिया जाता है जिससे विचलन है वह छोटे हो जाते हैं। इसलिए इसको d' के द्वारा हम बताते हैं। इसके बाद सभी जो विचलन है वो ज्ञात करने के बाद में इनको f से गुणा कर दिया गया है। तो f d' हम रखेंगे यहाँ पे। तो जैसे पहला जो x है मूल्य है 84.5, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है तो 2 को हम +4 से गुणा करेंगे तो +8 आएंगे। फिर अगला जो dx है वो 3 है +, तो उसे हम इसकी संबंधित आवृत्ति जो 2 है उससे गुणा करेंगे f से तो वो आएगा 6।
इसी प्रकार फिर अगला जो dx है वो +2 है, उसकी आवृत्ति है 6, तो एफ डी अपोस्ट्रोफी एक्स आएगा वो 12 आएगा। इस प्रकार से हम सभी डी अपोस्ट्रोफी एक्स को एफ से गुणा करते जाएंगे। तो इस प्रकार से सिग्मा एफ डी अपोस्ट्रोफी एक्स इज इक्वल टू आएगा -174। अब हम जो इसका फॉर्मूला है उसमें जो मूल्य है वो रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपोस्ट्रोफी एक्स बटे एन इंटू आई। तो ए की जगह हमने रखा 44.5, फिर प्लस सिग्मा एफ डी अपोस्ट्रोफी एक्स की जगह हम रखेंगे माइनस के 174, और आई की जगह 10 रखेंगे, और एन है वह कुल आवृत्तियों की संख्या है वह 200 है। जो सिग्मा एफ है वो एन के बराबर होता है, तो एन इज इक्वल टू 200 है, तो नीचे रखा हमने 200। अब इसको हल किया तो ये आएंगे जैसे 44.5 प्लस, अब -174 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1740 आएंगे। फिर 1740 में हम 200 से भाग देंगे तो माइनस के 8.7 आएंगे। इसे हम 44.5 में से घटाएंगे तो ये 35.8 है, वह समांतर माध्य हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पद विचलन रीति है उसमें जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि जो विचलन है dx है उनको क्लास इंटरवल से भाग दे दिया जाता है, जिससे जो गणन क्रिया है वो बहुत ही इजी यानी आसान हो जाती है। लेकिन इसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब सभी वर्गों में जो क्लास इंटरवल है वह समान हो।